गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी एमआई जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास का ज्योग्राफी का मॉडल सेट 1 यानी ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाओ ज्योग्राफी को लेकर के, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। ऐसे तो सब सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन आप लोगों को ज्योग्राफी शायद अच्छा लगता होगा, क्योंकि सबको सब सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। ये बात सही है, हर किसी को हर सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट अच्छा लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जैसे आप लोगों को ज्योग्राफी अच्छा लगता है और हमको भी लगभग अच्छा लगता है, इसलिए आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसका आंसर को देखेंगे वो आंसर क्यों है। ठीक है ना? तो सब रेडी? तो चलो क्लास शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी दे। कहा जाता है ना कि जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी दे, पैर बख्शा है तूने तो तोहफी के सफर भी दे। पैर बख्शा है तूने तो तोहफी के सफर भी दे, और जबान दी तूने जो मैं गूंगा था। जबान दी तूने जो मैं गूंगा था, जबान दी है तो बातों में असर भी दे। तो आज का हम लोग ज्योग्राफी का आंसर का असर देखेंगे। तो चलो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन का पहला असर देखने जा रहे हैं। असर नहीं, आंसर देखने जा रहे हैं, असर मत समझ लो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? पहले क्वेश्चन तो पढ़ो तब ना आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो पहला क्वेश्चन में यह जो है, यह बात किसने कहा परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो यह अमेरिका के एक बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था कुमारी सैंपल। तो देखो यहाँ पर कुमारी सैंपल कई ऑप्शन में होगा। हाँ, कुमारी सैंपल ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि यह ऑप्शन देखो, आप लोग साइड में देखो पीडीएफ, मतलब अपना मोबाइल में पीडीएफ देख रहे हैं, आप लोगों को साइड में क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है। कुमारी सैंपल ने यह बात कही थी कि परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो क्या हो सकता है इसमें? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं, वो तो दक्षिण पूर्वी एशिया है, तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है ना? तो इसमें उतना छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर लिख लो, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ऑप्शन नंबर किस में रखा गया है? सी में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, आप लोगों को पता होगा क्या होगा? प्रवास। प्रवास समझ, एक जगह से एमिग्रेट हो जाना, यानी एक जगह से दूसरे जगह चले जाने को ही प्रवास कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात है जो 84% है, वो किसका है? लाटविया का। प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है लाटविया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन में क्या है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा जो दिया था उसका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। क्या नाम था? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है? तो यहाँ पर देखो नाम याद रखना है, ऑप्शन क्या है? नाम याद रखो, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? कॉफी तो रोपण है, गन्ना तो रोपण है, रबड़ तो रोपण है। तो इसमें रोपण क्या है? गेहूं रोपण कृषि है ही नहीं है, याद रखना है। गेहूं कहीं भी पूछे रोपण कृषि है कि नहीं, डायरेक्ट दिमाग में याद रखो कि गेहूं रोपण कृषि है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? साइड में सब देख पा रहे हो ना क्वेश्चन? वेरी गुड, एकदम मस्त रहो। कहा जाता है ना, जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। जब तक हस्ती जिंदा नहीं रहेगा तो मस्ती कैसे रहोगे? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं, शायरी बाद में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो सबसे उच्चतम यानी हाई साक्षरता दर लक्षद्वीप का माना जाता है। किसका माना जाता है? लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर किसमें रखा गया? लक्षद्वीप को 7 नंबर का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जरा सा गलवा फंस रहा है तुम लोग टेंशन मत लो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सन 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो कितना बताया गया था कि 121 दशमलव कितना 0.1 करोड़, ये था 2011 की जनगणना का रिपोर्ट। 121.01 करोड़ था। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में रखा गया है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 8 का ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नए औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991, 1991 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यानी कहा जाता है कि कौन सा राज्य है यहाँ पर जो नदी के तट पर स्थित नहीं है? जैसे कोलकाता, ऑप्शन नंबर में कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। जैसे आगरा हो गया, आगरा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर एक ऑप्शन आया भोपाल, यहाँ पर कोई नदी के तट पर ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गड़बड़ा आ जाता है लिखते लिखते रे, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 10 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सी भोपाल ना, जैसे कोलकाता हुगली आगरा जमुना पटना गंगा, और तो सी इसका करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है? रागी, जवार, मूंगफली, गन्ना। तो जवार तो बोई जाती है, मूंगफली तो बोई जाती है, रागी तो बोई जाती है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी गन्ना ना। 11 का आंसर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नदी द्रोणी में उपयोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? योग्य योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो योग्य जल सर्वाधिक निम्न से किसमें हो सकता है? सिंधु नदी, है कि नहीं? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन किसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम महानदी, याद रखना महानदी नदी ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 13 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 13 तक हम लोग कंप्लीट किए, अब हम लोग 14 देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? पुणे, पटना, सूरत, रांची। याद रखना इसमें पुणे होगा। क्या होगा? पुणे। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, ए यानी पुणे। याद रखना, पुणे याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 15, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी, युगागिरी, मसाई, पपुआन। तो इसमें याद रखना इसका जो चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर यानी मसाई। 15 का आंसर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्रित कहाँ होती है? मैदानों में। पहाड़ में तो होगा नहीं, पठार में तो होगा नहीं, तो कहां पर होगा? कहीं ऑप्शन दिया, मरुस्थल में तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैदान ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 16 का ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 17 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? इसमें कौन है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर नहीं, यानी 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं 18 का। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला यानी हाई मानव विकास वाला कौन हो सकते हैं? नॉर्वे। कौन हो सकते हैं? उच्च मानव विकास वाला नॉर्वे हो सकते हैं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? क्या दिया है? प्रेरित क्षेत्र,
पंपास क्षेत्र, स्टेपिस क्षेत्र या अमेजन क्षेत्र? आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, अमेजन क्षेत्र है। क्या है 19 का अमेजन क्षेत्र याद रखो, या ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? 267, 325, 330 या 382? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी 382, 20 का 382 या तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? तो इसमें क्या हो सकता है? महामारी है तो होगा ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता है तो होगा नहीं, रोजगार के अवसर, क्या हो सकता है इसमें? रोजगार के अवसर। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? याद रखना 131वां स्थान था, 131। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है 131। क्वेश्चन नंबर 23, नदियों के डेल्टाओं के सहारे आदिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? आदिवास किस प्रतिरूप के हो सकते हैं? तो पंखा प्रतिरूप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? पंखा प्रतिरूप के। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तू चल मैं आया 24 ना। तो कहा जाता है कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो इसमें कितनी जरूरत है? इसमें हो सकता है 75 सेंटीमीटर। तो 24 का आंसर कितना हो जाएगा? 24 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है सब सी आ रहा है क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो योग्य भौम जल संसाधन किसका हो सकता है? गंगा का हो सकता है, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर कितना हो सकता है? 25 का ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा। चलो 26 का क्वेश्चन लेते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो कौन से विद्वान थे मेरे दोस्तों? तो वो विद्वान का नाम था डॉक्टर विलियम गॉट। क्या नाम था? डॉक्टर विलियम गॉट। 26 का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलो 27 देखते हैं। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? 1911, 1951, 1981 या 1921? तो 27 का आंसर हो जाएगा 1921। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब 28 देखते हैं। 28 में भारत में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो भारत में हस्तांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। क्या कहते हैं? झूम बराबर झूम शराबी। तो क्या याद रखना? झूम याद रखना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखो, क्या याद रखना? झूम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी दिया है, हम बी लिख देते हैं। सब मिला लेना और ऑप्शन को याद नहीं रखना, सिर्फ आंसर को याद रखना चाहिए। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ये बात हम सबको, आप लोगों को जितना है सबको पता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब व्यापारी नहीं, देखो व्यापारी हुए हमने दोनों सेटल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चलो क्वेश्चन नंबर 30, कोची पत्तन अवस्थित है। कोची पत्तन अवस्थित, देखो एक शब्द है पत्तन, ठीक है। ये पत्तन को मतलब इससे ना वो खत्म हो जाना, तो ये पत्तन को पोर्ट कहते हैं। और पोर्ट का यहाँ मतलब होता है बंदरगाह। ये बड़ा याद रखना है, बंदरगाह। और बंदरगाह का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक समुद्र है, क्या है? ये समुद्र है ना। तो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ एक स्टेशन प्रकार से बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, इधर से जितने भी नाव आते हैं, सब नाव यहाँ पर जाते हैं और इधर से मतलब कि सारा सामान ले जाते हैं। इसी को पत्तन भी कहा गया है, ठीक है। तो कोची पत्तन अवस्थित है कहाँ? केरल में। तो केरल में आप लोगों को पता ही होगा। तो 30 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं 30 का जो है ऑप्शन नंबर, पत्तन किसमें रखा गया? केरल किसमें रखा गया है? सी में। तो क्या हो जाएगा? केरल में। क्वेश्चन नंबर 31,
विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग है तो होगा ही नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। तो 31 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 31 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग 31 तक कंप्लीट किए हैं, 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 32 है, 32 में पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है कि पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर। तो 32 का मार्कर लगता नहीं चल रहा है, 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आता है 33 ना। अब 33 का क्या है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रूस में है, आप लोगों को तो पता होगा कहां पर है? रूस में, याद रखना रूस में। अब यहाँ ऑप्शन नंबर क्या दिया है आप लोग इधर देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर रूस लिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं, आप लोग लिख लेना रूस, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, अब हम लोग 34 को देखते हैं। 34 में दिया पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जोड़ता है तो एक असम से लेकर के इधर गुजरात तक, ठीक है ना, असम से लेकर गुजरात तक, उसको कहा जाता है सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर असम में है, पोरबंदर तुम्हारा गुजरात में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन हो जाएगा किस में रखेंगे? बी में रखा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आता है 35, लास्ट क्वेश्चन बचा है। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, बात तो सही है, पत्तन अभी बताया ना कि बंदरगाह है, ठीक है ना। तो मुंबई एक पत्तन है, यह भी ठीक है। बॉम्बे एक वित्तीय केंद्र था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर आगे क्या दिया कि कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, यानी इनमें से सभी, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, जहां समझ में आया रोक के देख लेना है, और इस तरह से ABCD किसी को याद नहीं रखना है, पूरा आंसर याद रखना है ताकि यहाँ से 95% टकरा जाएगा।